निश्चिंत रहिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। सजो जाओ, हम आते इसी ओर आ रहा है। योजना अनुसार हम सबको अलग अलग हो जाना चाहिए। शीघ्र। अरे बूढ़ी माई, ये तुमने क्या कर दिया? तुम देख के नहीं चल सकती थी? तारिणी की मां? ये तो उठने की दशा में भी नहीं थी, फिर यहां कैसे? अर्थात तारिणी ने इनके अस्वस्थ होने की बात झूठ कही थी। मुझे पता लगाना होगा। सैनिकों, घेर लो इसे, जाओ। अरे पकड़ो स्त्री को। रुको, अमात्य का आदेश है, कोई यहां से बाहर नहीं जा सकता। सुनो, चलिए। तारा, सम्राट के विरुद्ध जो तुम षड्यंत्र रच रही हो, मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मामहिम, मैं आप ही से मिलने आ रहा। कहिए महामाते। आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है मामहिम, केवल आपको। महामाते, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आप कोई भी बात महारानी के समक्ष बता सकते हैं। जो आज्ञा मामहिम। यह बात महारानी की मां के विषय में है। वो इतनी अस्वस्थ नहीं है जो ये हमें बताती है। आप कहना क्या चाह रहे हैं अमात्या? कि मैं और मेरी मां ढोंग कर रहे हैं? मेरे वस्त्रों पर मेरी मां का जो रक्त लगा हुआ है वो झूठा है। महामाते, महारानी से इसी क्षण क्षमा मांगिए, अन्यथा उनको दुख पहुंचाने के अपराध में मैं आपको दंडित करूंगा। क्षमा? मुझे ये नहीं पता था कि मेरे बात का ये अर्थ निकाल लेंगे आप। मेरे कहने का ही तात्पर्य था मामहिम कि इनकी मां इतनी अस्वस्थ नहीं जितनी ये सोच रही हैं। उनका उपचार किया जा सकता है और मैंने उच्च कोटि के वैद्य को ढूंढ लिया है जो उनका उपचार कर सकते हैं। तारा, देखा तुमने, इस महल में सब तुम्हारे कितने शुभ चिंतक हैं, किंतु महामाते, तारा को लगता है कि उनकी माता को औषधि से ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है।
मैं अपनी माँ के लिए 51 दिन का महामृत्युंजय यज्ञ करवाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं उन दिनों मंदिर में ही रहूंगी। हाँ महामाते, और इस यज्ञ में मैं भी भाग लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है पुत्र। तुमने मेरे लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। अमात्य तुम्हें देख भी सकते थे। आप और आपकी पुत्री तारिणी भी तो अपने प्राण संकट में डाल के इस धर्म युद्ध में हमारी सहायता कर रहे हैं। ऐसे में आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और वैसे भी संसार में मां से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता। किंतु चंद्र, हमारी और आचार्य की ये जो जटिल योजना है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रही। हम उस अमात्य को कैसे फंसाएंगे? तारिणी की मां को स्वस्थ देखकर अमात्य का तारिणी पर जो संदेह है वो और प्रबल हो जाएगा। और फिर जब उसके पश्चात जब वो उन्हें अपने 51 दिन के यज्ञ के विषय में सूचित करेगी, तब अमात्य राक्षस का ये संदेह अटल हो जाएगा। और फिर अमात्य राक्षस जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई ना कोई युक्ति तो अवश्य लगाएगा और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए स्वयं ही हमारे जाल में फंसा चला जाएगा। अद्भुत! ये योजना तो बड़ी ही बुद्धिशाली योजना है। उस अमात्य को बंदी गृह में देखने के लिए मैं अति उत्सुक हूं। बचपन में उसने हमें बहुत प्रताड़ित किया है ना, अब मैं उससे प्रतिशोध लूंगा। स्थूल, अमात्य राक्षस को हम केवल बंदी ही बनाएंगे। उन्हें बंदी बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अमात्य को धनानंद से दूर कर देने से धनानंद इस युद्ध में नेत्रहीन और दिशाहीन हो जाएगा। उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा और इस प्रकार आधा युद्ध तो हम यूं ही जीत जाएंगे। क्या हुआ? कोई समस्या है? नहीं मामई, कोई समस्या नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि यदि महारानी मुझे आज्ञा दे तो इस यज्ञ का दायित्व मैं स्वयं उठाना चाहता हूं। इससे आपको आपके राजकीय कार्यों को संभालने का समय भी मिल जाएगा और महारानी ये अपनी मां से मिलने कभी भी जा पाएंगी। उत्तम, अति उत्तम महामात्य। इसीलिए तो आप मेरी अमूल्य धरोहर हैं। ऐसा कुछ नहीं जिसका निदान आपके पास ना हो। क्यों तारा, तुम्हारा क्या मत है? मेरे विचार से यही उचित होगा। महामात्य यज्ञ की सारी तैयारियां देख लेंगे। ठीक है, मेरे विचार से अमात्य ये यज्ञ संपन्न करवा सकते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महारानी तारा। रुको! क्षमा करें अमात्य, किंतु सम्राट के निर्देशानुसार हमें यज्ञ के लिए महारानी के कुलदेवी के मंदिर जाना है। किंतु ये तो महारानी की माता का घर है। हम वही जा रहे हैं। आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आगे बढ़ो और घेर लो इस कुटिया को। तुम्हारा सत्य जान गया हूं मैं तारा।
माँ के अस्वस्थ होने के बहाने से किसी से अवश्य मिलने आती थी यहाँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उस चंद्रगुप्त से मिली हुई हो। अब भी अमात्य राक्षस तुम्हारी माँ को पाताल से भी खोज के निकालेगा और सम्राट को तुम्हारा सत्य बताएगा। ये तो मगध की राजमुद्रिका है। ये तो सम्राट और उनके भाई पहनते हैं और इस समय पांडुगति लुप्त है। इसका अर्थ यह हुआ कि पांडुगति को यही बंदी बनाकर रखा गया था। तो ये सारा षड्यंत्र तुम्हारा रचाया हुआ है विष्णुगुप्त। आओ मार दो मुझे, मारो। तुम एक विद्वान अवश्य हो अमात्य राक्षस, परंतु ये साधारण सी बात भी नहीं समझे कि विद्वानों को मारने वाला सम्राट तुम्हारा है, मेरा नहीं। स्मरण है अमात्य राक्षस, जब मैं पहली बार मगध आया था धनानंद के पास अपना प्रस्ताव लेकर, तब एक प्रस्ताव मैंने तुम्हें भी दिया था। जब मन में संशय हो तो हाथ का शस्त्र भी काम नहीं करता अमात्य राक्षस। यह समय किंग कर्तव्य विमूढ़ता का नहीं है, निर्णय लेने का है। किसके अमात्य हैं आप? मगध के अथवा उस अहंकारी धनानंद के? आज वही प्रस्ताव मैं तुम्हें पुनः देता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अब भी इस धर्म युद्ध में धर्म का साथ दे सकते हो। तुम्हारा प्रस्ताव नहीं बदला और ना ही मेरा उत्तर कभी बदलेगा विष्णुगुप्त। जब तक मेरे श्वास में श्वास है, मेरी निष्ठा मगध और मगधपति सम्राट धनानंद के साथ रहेगी। मुझे केवल इतना बताओ कि तुमने उनके भाई पांडुगति के साथ क्या किया। मुझे तथ्य ज्ञात है, तुमने उसे बंदी बनाया है। बताओ, कहां बंदी बनाया तुमने उसे? अब तक तो आप समझ ही गए हो कि पांडुगति की हत्या किसने की। तुम्हारे वस्त्रों पर ये रक्त कैसा? वो माँ के फेफड़ों में व्याधि के कारण क्षति हुई है। उनके नाक से कभी कभी रक्त बहता है। तारिणी, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने हमारे सम्राट के साथ इतना घिनौना षड्यंत्र किया, उनके भावनाओं के साथ खेला। मैं एक को जीवित नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। यदि धनानंद द्वारा भारत की प्रजा पर किए गए प्रत्येक अत्याचार पर भी तुम्हें इतना ही क्रोध आया होता, यदि तब भी तुमने इतना ही रोष प्रकट किया होता अमात्य राक्षस, तो आज तुम इस कारागार में बंदी नहीं बने होते। तुम्हारा उत्तर हम जान चुके हैं अमात्य राक्षस। अब हमारा प्रत्युत्तर सुनो। तुम यहीं इसी कारागार में बंदी बनकर रहोगे और अपने सम्राट के वर्चस्व को, उसके प्रत्येक स्तंभ को गिरते हुए देखोगे। हाँ अमात्य राक्षस,
तुम साक्षी बनोगे धनानंद के पतन के, इसी कारागार में बंदी बने हुए। और इसके अतिरिक्त तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। मगध साम्राज्य के स्तंभ इतने दुर्बल नहीं विष्णुगुप्त कि तुम उसे गिरा सको। एक बार पुनः सोचकर देखो अमात्य, कदाचित तुम भूल रहे हो कि हमने धनानंद के साम्राज्य के 4 स्तंभ गिरा दिए। भूतपाल, राष्ट्रपाल, दशा सिद्धिका और अब पांडुगति। अब केवल पांडु, कैव्रत और आप शेष हैं। अरे क्षमा करें, आप तो पहले ही बंदी बन चुके हैं। आचार्य, आपकी कूटनीति ने अमात्य को धनानंद से दूर कर ही दिया। अब तारिणी हमारे इस धर्म युद्ध को निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ाएगी। अमात्य, तुम्हारे पास अब भी समय है, उचित निर्णय ले लो और एक बार हमारे साथ संधि करने के विषय में सोचो, क्योंकि अब ये कोई नहीं जानता कि तुम्हारे सम्राट धनानंद और कितने दिन जीवित रहने वाले हैं। ये सत्य है तारिणी, धनानंद ने ही तुम्हारे पिता की हत्या की थी। धनानंद ने उनकी हत्या ऐसे की कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि वो व्याधि से मरे हैं। ये लीजिए पापा। इसी विष से तुमने मेरे बाबा की हत्या की थी धनानंद, और अब मैं इसी विष का प्रयोग तुम पर करूंगी। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो केवल एक ही प्रकार के बीज क्यों बोता है? वो उस खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के बीज क्यों नहीं बोता? ऐसा इसलिए ताकि वो अपना पूरा ध्यान और परिश्रम केवल एक ही प्रकार के पौधे पर केंद्रित कर सके और उससे श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर सके। जीवन में भी हमें यही नीति अपनानी चाहिए। भिन्न भिन्न लक्ष्य साधने की अपेक्षा केवल एक लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए और फिर अपना पूरा समय और परिश्रम उस एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यतीत करना चाहिए। तभी आप कम समय में अधिकतम और श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। नीतियां मेरी,
नियति आपकी। मैंने कोशिश की तुम्हें अपने प्रेम से सही मार्ग पर लाने की धनानंद, परंतु मैं असफल रही। तारा, चंद्रगुप्त, मैं धनानंद की हत्या करना चाहती थी, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मैं अब भी उससे प्रेम करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने मुझे आभास करवाया है कि व्यक्ति को आवेग में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि तुम्हें धनानंद की हत्या मुझसे करवानी ही होती तो तुम मुझे ये कार्य उसी समय सौंप देते जब मैं इस महल में तुम्हारी गुप्तचर के रूप में पहली बार आई थी, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया था और आज मैं इसका वास्तविक कारण समझ पाई हूँ। इसीलिए निश्चिंत रहो, मैं इस धर्म युद्ध में अपना सुनिश्चित कार्य योजना अनुसार ही करूंगी। उसे धनानंद की हत्या कर देनी चाहिए थी, सारी कहानी समाप्त हो जाती। नहीं स्थूल, तारिणी ने उचित ही किया। यदि वो इस प्रकार छल से धनानंद की हत्या करती तो फिर हम में और धनानंद में क्या अंतर रहता। और ये मत भूलो स्थूल कि ये युद्ध केवल दो सेनाओं के मध्य ही नहीं लड़ा जाएगा, दो विचारधाराओं का युद्ध भी है ये। इसके लिए आवश्यक है कि धनानंद की उस अराजकतापूर्ण सोच का भी अंत किया जाए, और ये केवल तभी संभव होगा जब चंद्रगुप्त उसके मद को चूर करके उसे उसके सिंहासन से विमुख कर देगा। तब होगा धनानंद का समूल नाश। आचार्य उचित कह रहे हैं। सही समय आने पर मैं स्वयं उस धूर्त धनानंद की हत्या करूंगा। आप दोनों उचित कह रहे हैं। मैं अधिक भावुक हो गया था। किंतु इन मुद्राओं का क्या होगा? क्या हमें ये मुद्राएं कभी वापस मिलेंगी? क्योंकि इस प्रकार हम युद्ध कोष की एक बहुत बड़ी राशि अपने शत्रुओं पे स्वाहा कर रहे हैं। पता भी नहीं कि उस पांडु का लोभ इससे भरेगा भी या नहीं। तुम उस ओर से निश्चिंत रहो स्थूलभद्र, जितनी मुद्राएं हम भेज रहे हैं वो उससे दोगुनी वापस लेकर आएगा। तुम केवल यह निश्चित करो कि ये मुद्राएं उस कर वाली बग्घी में चढ़ जाएं। अब हम धनानंद को एक ही बार से दोहरी क्षति पहुंचाएंगे। सम्राट, राज्य से कर वसूली संपन्न हो चुकी है। मुद्राओं से भरे रथ महल में किसी भी क्षण आते होंगे। गणना भी जरूरी है। आपका वहां होना अत्यंत आवश्यक है। ज्येष्ठ, आप अपना कार्य करिए। इस समय मेरे लिए कहीं और होना अधिक आवश्यक है। जो आज्ञा भ्राता।
महारानी के लिए अपनी विषशाला को नष्ट कर दिया है। इसलिए मैंने तुम्हें गुप्त रूप से विष एकत्रित करने के लिए कहा था, किंतु यहां तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहां है मेरा विष? मुझे अपनी तलवार के लिए सबसे विषैला विष चाहिए, ताकि मैं उससे अपने शत्रुओं का अंत कर सकूं। क्षमा करें सम्राट, मैं स्वयं विष एकत्रित करने के लिए सारे साधनों को टटोला, किंतु मेरे हाथ खाली हैं। मैं शस्त्रशाला भी गया, किंतु वहां मुझे कोई विष उपलब्ध नहीं हुआ, बल्कि शस्त्रशाला के अधिकारियों का कथन है कि उनके पास भी शस्त्रों में लगाने के लिए कोई विष उपलब्ध नहीं है। तुम जाओ यहां से। मगध में शस्त्रों के लिए विष ना हो, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाथ इसमें उस कुटिल चाणक्य और चंद्रगुप्त का हाथ है, किंतु मैं शीघ्र पता कर लूंगा कि वो तिलचट्टा कौन सी नई योजना बना रहा है। स्थूल, पांडु को भेजे गए उपहार से संबंधित कोई जानकारी? क्या विश्वकन्या ने कोई संदेश भेजा? नहीं चंद्र, अब तक कोई संदेश नहीं आया। चंद्र, ये संदेश तो विष कन्याओं का है, किंतु उन्हें कैसे पता कि हम इन बासों का प्रयोग करने वाले हैं? इतने प्रबल गुप्तचर तंत्र की यही तो विशेषता है स्थूलभद्र। सब कुछ एकदम बेजोड़ तालमेल के साथ होता है। सत्य कहा आपने। चंद्र, हमारा उपहार मगध के राजकोष में पहुंच चुका है। उत्तम, सब हमारी योजना के अनुसार हो रहा है। अब हमारा अगला लक्ष्य है पांडु। धनानंद के अधीन रहने में एकमात्र यही कार्य है जिसे करने में मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि केवल इसी समय में इतने सारे धन के पास रहता हूं। पीपली वन का चिन्ह अवश्य ही ये चंद्रगुप्त का कोई षड्यंत्र है। पांडुगति? गर्दन पर इतना सटीक प्रहार ये अवश्य किसी ने आवेग में आकर किया होगा। ये हत्या चंद्रगुप्त ने तो नहीं की, क्योंकि इतना तो मैं अपने शत्रुओं को जानता ही हूं। क्यों तारा, तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है जो मेरे भाई के साथ इतनी घृणा करता हो कि इतने दिनों उनको बंदी बनाने के पश्चात इतनी निर्ममता से उनकी हत्या कर दे? ऐसा क्या बिगाड़ा होगा मेरे ज्येष्ठ ने? ये कार्य अवश्य किसी अपने का होगा, किसी सगे का, है ना? लहू का ये खेल दो धारी तलवार के समान है। यदि तुम्हारे प्रहार से किसी की मृत्यु होगी तो उस तलवार की धार से तुम भी नहीं बच सकते। तुम सदा सही समय पर सही बात
करती हो तारा। यही कारण था कि मैंने तुमसे ये प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं ये तुम्हें समझाना चाहता हूं कि उस चाणक्य और चंद्रगुप्त के लहू का प्यासा बनकर मैं कोई भूल नहीं कर रहा, क्योंकि वो दोनों भी मेरे लहू के प्यासे हैं। और इसका प्रमाण है एक के बाद एक मेरे भाइयों की इतनी निर्मम हत्या। इसलिए अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए आज से और अभी से मैं अपने सारे वचन तोड़ता हूं। ज्येष्ठ के वर्त, आप मेरे साथ आइए। यदि मेरे मन में आज भी तुम्हारे लिए कोई भावना होती तो निस्संदेह मैं तुम्हारे प्रश्न से भयभीत हो जाती। अब तुम्हारे प्रति मेरी घृणा ने मुझे इतना बल दे दिया है कि मैंने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे झूठ बोल दिया। ज्येष्ठ, इस सर्प के बिल में हाथ डालिए। मुझे क्षमा करे सम्राट, मैं जानता हूं राज्य के सुरक्षा प्रमुख होने के नाते मैं अपने कार्य में विफल रहा हूं। उसी के चलते हमारे भाई एक के बाद एक मारे गए, किंतु मैं शीघ्र ही सब ठीक कर दूंगा सम्राट। मेरा विश्वास कीजिए सम्राट, मैं आपको वचन देता हूं। हो गया आपका, अब हाथ डालिए। क्या हुआ? सर्प नहीं था बिल में? नहीं सम्राट। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस बिल में हाथ डालिए। क्या हुआ? इसमें भी सर्प नहीं था? ये भी खाली है सम्राट। ओह, इस बिल में डालिए। सभी के सभी बिल खाली हैं सम्राट। अर्थात आप मुझे यहां मारने नहीं लाए थे। ज्येष्ठ, मेरे सभी भाइयों में अब केवल आप और ज्येष्ठ पांडु बचे हैं, और अब जब मैं जानता हूं कि वो चंद्रगुप्त और चाणक्य आपको अपना निशाना बना सकते हैं, तो आपको मारकर मैं उनका कार्य कभी सरल नहीं करूंगा। इस परिस्थिति में आप दोनों ज्येष्ठ मेरे लिए अत्यंत विशेष हैं। धन्यवाद सम्राट। किंतु मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है सम्राट की सभी के सभी बिल खाली कैसे हैं और सभी विषैले सर्प कहां गए? अब की ना आपने बुद्धिमानो वाली बात। इन विषैले सर्पों का अचानक मगध से दूर चले जाना कोई संयोग नहीं, ये अवश्य हमारे शत्रुओं की कोई चाल है। मैं कुछ समझा नहीं सम्राट। चंद्रगुप्त और चाणक्य हमारे शस्त्रों को हमारे ही विरुद्ध में उपयोग में ला रहे हैं। पहले उन्होंने हमारी भेजी हुई विषकन्या मनसा को हमारे विरुद्ध किया, और अब सर्पों का यूं अचानक लुप्त हो जाना, अर्थात उन्होंने एक बहुत बड़ी विषकन्याओं की सेना सज्ज कर ली है ज्येष्ठ। हाँ, केवल इतना ही नहीं, हमारे भूतपाल का उस विषकन्या के द्वारा मारे जाना उनकी योजना का एक भाग था, जिसके माध्यम से वो गुप्तचर तंत्र की पुस्तक प्राप्त करना चाहते थे।
इसका अर्थ ये हुआ कि उनकी विष कन्याओं की सेना हमारे राज्य में फैल चुकी है और हमारी सारी जानकारी उन तक पहुंच रही है। अब मेरे लिए क्या आदेश है सम्राट? अब जब मैंने आपको सारी जानकारी परोस कर दे दी है तो मेरे प्रिय ज्येष्ठ, जाइए और उस चंद्रगुप्त और चाणक्य की विष कन्याओं की सेना को ढूंढिए और उन्हें मारिए। और यदि ये कार्य करने में आप असफल रहे मेरे प्रिय ज्येष्ठ, तो आप मेरी दृष्टि में किसी कार्य के नहीं रहेंगे, अर्थात मैं आपको मार दूंगा। सूर्योदय से पूर्व ही हमें पांडु से छुटकारा मिल जाएगा, किंतु तब तक हमें अपनी अगली योजना के लिए गंगा के तट पर स्थित धनानंद के छावनी की हर एक जानकारी प्राप्त करनी होगी। कालिंदी, तुम्हें इस बार अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लक्ष्य अत्यंत कठिन है। आप हमारी चिंता ना करें आचार्य, हम अपने लक्ष्य के लिए अपने प्राण भी त्यागने को सज्ज हैं। अब तो चंद्रगुप्त का अगला निशाना मैं और केरावत ही होंगे। कौन है वहां? बाहर आओ, मैंने कहा बाहर आओ। मैं हूं। इस प्रहर यहां आने के लिए क्षमा चाहती हूं, किंतु मैं तुम्हारे भाई की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने आई थी। यदि तुम्हें मेरे और मेरे भाइयों की इतनी ही चिंता होती तो तुम अमात्य को महल से इतनी दूर ना भेजती। सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक केवल अमात्य की अनुपस्थिति से हुई है। वो इस साम्राज्य की ढाल है और तुम। सही कहा आपने, मुझे भी बहुत ग्लानि हो रही है। देखो ना, एक ओर अमात्य मेरी माँ की दीर्घायु के लिए यज्ञ करवा रहा है और दूसरी ओर तुम्हारे भाइयों की हत्या हो रही है। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि अमात्य को यही होना चाहिए था, किंतु यदि मैं धनानंद से कहूंगी तो वो मेरी बात नहीं मानेगा। यदि तुम बिना धनानंद को बताए अमात्य को पुनः यहाँ ले आओ तो? मूर्खों जैसी बात मत करो। यदि मैंने तुम्हारी प्यारी माँ के लिए हो रहे यज्ञ में व्यवधान डाला तो धनानंद मुझे मार डालेगा। सही कहा तुमने, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम भी? हाँ, मुझे आभास हो गया है कि अपनी इस भूल को मुझे ही सुधारना होगा, इसीलिए अमात्य को वापस लाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और फिर मैं धनानंद को भी संभाल लूंगी। किंतु हमें शीघ्र, अति शीघ्र निकलना होगा। तो फिर अभी चलो। चंद्र, पांडु के लिए जाल भी बिछ चुका है और हमारी अगली योजना के लिए विष कन्याओं को भी भेजा है चंद्र। अब हम क्या करेंगे? अब हम प्रतीक्षा करेंगे कि हमारा शिकार स्वयं चलकर हमारे पास आए। आपने सुना ही होगा, जितने सुंदर मोर के पंख उतने ही कुरूप उसके पैर। किंतु जब वही मोर नृत्य करता है तो सबका ध्यान उसके सुंदर पंखों की ओर ही जाता है, कुरूप पैरों की ओर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मोर अपनी कमियों की ओर नहीं
अपनी प्रतिभा, अपने गुणों की ओर देखता है। हमें भी अपने जीवन में यही नीति अपनानी चाहिए। अपनी कमियों और त्रुटियों को पहचानना चाहिए, परंतु अपना ध्यान अपनी प्रतिभा और अपने गुणों पर भी केंद्रित करना चाहिए। स्मरण रहे, यह संसार आपका आकलन वैसे ही करेगा जैसा आप स्वयं को आंकेंगे। इसलिए पहले अपना मोल लगाइए, अपनी दृष्टि में स्वयं को उठाइए, तभी तो यह संसार आपका सम्मान करेगा और आपके प्रयासों की सराहना करेगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी। मेरे शत्रु मेरी नाक के नीचे पल रहे थे, जो मैंने सोचा भी नहीं था, किंतु उनमें से एक को मैंने पकड़ लिया है, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया। मृत्यु दंड मिलेगा उसे। यदि इसे कुछ हो गया, धनानंद मुझे मार डालेगा। बचाओ! सज्ज हो जाओ, तारिणी पांडु को लेके यहाँ आ रही है। बचाओ! स्थूल, कौन है? अब इसका कोई लाभ नहीं है पांडु। आचार्य, एक बात तो स्वीकारनी पड़ेगी, अमात्य को फंसाना फिर भी कठिन था, किंतु ये तो हमारे जाल में बड़ी सरलता से फंस गया। क्या? हाँ पांडु, अमात्य का समाचार सुनकर इतने अचंभित मत हो, क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा की ढाल, तुम्हारा सुरक्षा कवच, मगध का मस्तिष्क अमात्य राक्षस इस समय पीपली वन के कारागार में विश्राम कर रहा है। हमारे सम्राट चंद्रगुप्त ने उन्हें मृत्युदंड इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो एक विद्वान है, ज्ञानी है, और कदाचित उनका वही ज्ञान भविष्य में हमारे काम भी आ सकता है। परंतु तुम हमारे किस काम आओगे? नहीं चंद्रगुप्त, इसे मृत्युदंड दे दो। कृपा करके मुझे माफ कर दो। आप लोग जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे मारिए मत। तो एक काम करो, अपने महल में संदेश भेजो और अपना रथ मंगवाओ, हमें कहीं घूमने जाना है। आप दोनों ने तो कहा था कि हम उसे जितना धन देंगे उससे 2 गुना धन वापस मिलेगा, किंतु यहाँ पे बैठे बैठे मुझे तो ऐसा कुछ होते हुए दिख ही नहीं रहा है। स्थूल, इस समय हम किसके रथ में हैं? पांडु के। और पांडु का राज्य में क्या दायित्व है? राजकोष प्रमुख। राजकोष का प्रमुख। तो अब राजकोष के प्रमुख का रथ महल से इतनी दूर भला कहाँ जाएगा? हे भगवान, तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस समय उस स्थान पर जा रहे हैं जो धनानंद को सबसे अधिक प्रिय है। पहुंचने वाले नहीं स्थूल, पहुंच गए। आप यहाँ? सम्राट के आदेश पर मैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने आया हूँ। द्वार खोलो। किंतु सम्राट, अब तुम मुझसे प्रश्न पूछोगे? द्वार खोलो।
दोनों इतने चिंतित क्यों हो? ये मगध सुरक्षा के श्रेष्ठतम रक्षक है, किंतु ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चंद्र, तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो। हमें जहाँ पहुँचना था हम वहाँ पहुँच गए। अब चिंता करने वाली कोई बात मुझे दिख नहीं रही है। नहीं स्थूल, तुम कदाचित आचार्य की सीख को भूल रहे हो। जब तक हम वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर देते, हमें असंतुष्ट होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। धनानंद किसी भी समय यहाँ आ सकता है। मेरी अनुपस्थिति में सम्राट ने मेरे बारे में पूछा तो नहीं? महाराज, सम्राट स्वयं महल में उपस्थित नहीं है। कहीं धनानंद को मुझ पर संदेह तो नहीं हो गया? रात्रि के इस प्रहर वो कहाँ जा सकता है? सत्य बता दिया तो चंद्रगुप्त के हाथों मृत्यु प्राप्त होगी, और अगर भ्राता को सत्य ज्ञात हुआ तो वो भी मेरे प्राण हर लेंगे। स्थूल, क्या हुआ? धनानंद, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं सम्राट? ज्येष्ठ पांडुगति की हत्या के पश्चात मुझे आभास हो रहा है कि मेरे शत्रु एक एक करके मेरे भाइयों की हत्या नहीं कर रहे, बल्कि मेरे सशक्त स्तंभों को गिरा रहे हैं। मुझे उसे रोकना है, अपने भाइयों को बचाना है। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आप अपना अत्याधिक समय यहाँ व्यतीत करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख ली जाए। हो सकता है उस चंद्रगुप्त के निशाने पर अगले आप हों। और वैसे भी वो तिलचट्टा मेरे भाई के शव को स्वर्ण मुद्राओं की बोरी में डालकर मेरे राजकोष तक पहुंच सकता है, तो अवश्य ही अब उसका अगला निशाना मेरा धन होगा। हर बार ये धनानंद हमारी हर योजना को कैसे बांप लेता है। तो बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने आया था सम्राट, और इसी मंतव्य से मगध के शस्त्रागार से श्रेष्ठ शस्त्र भी अपने साथ लाया हूं, ताकि यहाँ का सुरक्षा बल और भी प्रबल हो जाए। आपकी बातों पर मुझे पूर्णतः विश्वास नहीं हो रहा ज्येष्ठ। अप्रिय घटना तो पहले भी कई बार घटित हो चुकी हैं, किंतु कार्य के प्रति इतनी निष्ठा पहले तो कभी नहीं देखी मैंने। मैं जानता हूं सम्राट, मैंने कई अवसरों पर आपको निराश किया है, पर इससे पहले मेरे भाई मेरी कमी पूरी कर देते थे। पर अब आपकी सेवा में मैं और केरावत ही शेष है, इसीलिए मैं अपने कर्मों के प्रति सजग हो गया हूं। अच्छा, तो आपके यहाँ आने का केवल यही एक कारण है? वैसे मैं स्थान की सुरक्षा व्यवस्था देख चुका हूं, अब आप महल लौट सकते हैं। क्या हुआ? मैंने कहा आप महल लौट सकते हैं। जी सम्राट। एक क्षण रुकिए। क्यों ना मैं आपके लाए इस सामान का निरीक्षण एक बार स्वयं कर लूं। धनानंद तो आज हमें पकड़ ही लेगा। यदि धनानंद को पता चल गया कि मैं स्वर्ण की खान में उसके परम शत्रु चंद्रगुप्त और चाणक्य को स्वयं ले आया हूं, तो वो निश्चित रूप से मुझे भी दशा सिद्दीकी की भांति मार डालेगा। क्षमा करें सम्राट, ये रथ तो स्वयं मैं यहां लाया हूं।
इसका निरीक्षण करवाकर आप सैनिकों को यही संदेश देंगे कि आप मेरा सम्मान नहीं करते, अब मुझ पर विश्वास नहीं रखते, और इससे मेरी छवि बिगड़ेगी और यहाँ के सैनिक और खान के श्रमिक मेरे आदेश का पालन नहीं करेंगे, और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को भेदना हमारे शत्रुओं के लिए और भी सरल हो जाएगा। उचित कहा आपने। वैसे भी पिछले कुछ समय से मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूं। आइए साथ में महल लौट चलते हैं और मिलकर मदिरा पान करेंगे। आचार्य कुछ करिए, नहीं तो ये स्वर्ण खदान तो अपने अधीन कर नहीं पाएंगे, हम मगध के बंदीगृह में पहुंच जाएंगे। जो योद्धा युद्ध भूमि में अधीर हो जाता है उसे विजय नहीं मृत्यु प्राप्त होती है। धैर्य साधना सीखो स्थूलभद्र। चलिए। सम्राट, हमने चंद्रगुप्त के दल की एक विषकन्या को गंगा के तट पर बंदी बना लिया है। ज्येष्ठ पांडु, आप यहीं रहिए और सावधानी से स्थान की सुरक्षा कीजिए, और यदि कोई संदेह हो तो मुझे तुरंत सूचित कीजिए। चलिए ज्येष्ठ। किंतु विषकन्या का प्रशिक्षण तो ऐसा हुआ है कि उनको पकड़ना असंभव है, तो फिर आचार्य आपकी योजना, आपने विषकन्याओं को जानबूझकर गंगा के तट पर भेजा ताकि धनानंद का ध्यान भंग हो सके और हम अपना ये कार्य यहाँ पूर्ण करें। हाँ चंद्रगुप्त, परंतु उन विषकन्याओं के कारण धनानंद का ध्यान अधिक समय तक भ्रमित नहीं रहेगा। हम जिस कार्य को करने आए हैं उसे तुरंत करना होगा। देखो, तुम्हारे कहे अनुसार मैं तुम्हें खान में ले आया, अब जो तुम्हें करना करो, किंतु मैं यहां से जा रहा हूं। पांडु, यदि तुम में साहस है तो यहाँ से जीवित जाकर दिखाओ। देशद्रोही हत्यारे! आचार्य, मेरे विचार से समय आ गया है कि आप शस्त्र उठा लें। सदैव सज्ज हूँ प्रिय शिष्य। यदि धनानंद को ज्ञात हो गया कि मैं विश्वासघाती हूँ तो मुझे तुरंत जाकर चंद्रगुप्त को सावधान करना होगा। महारानी मोरा और मनसा के बाद अपने कारण मैं फिर किसी और के प्राण संकट में नहीं डाल सकती। मेरे शत्रु मेरी नाक के नीचे पल रहे थे, जो मैंने सोचा भी नहीं था, किंतु उनमें से एक को मैंने पकड़ लिया है। वो सोच रही थी कि वो बच जाएगी, किंतु धनानंद की दृष्टि तो यत्र तत्र सर्वत्र है। मृत्यु दंड मिलेगा उसे। नहीं, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, विनती करती हूँ मैं, मुझे मरना नहीं है। देखो तारा, ये स्त्री एक विष कन्या है। इससे स्पष्ट है कि वो चंद्रगुप्त और चाणक्य मेरा अंत करने के लिए आतुर हैं, और ये स्त्री उनके गुप्तचर का काम कर रही है। किंतु इसका अंत भी ठीक उसी प्रकार होगा जैसे मनसा का हुआ था। क्यों, वो मनसा है ना तुम्हारी गुरु? अब जैसे मैंने उसे जीवित जलाया था, ठीक उसी प्रकार तुम भी जलोगी। दया करे सम्राट, मैं तो विषकन्या भी नहीं बनना चाहती थी, किंतु उस समय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, चंद्रगुप्त की सारी योजना जानती हूँ मैं। मुझे जीवन दान दे दीजिए सम्राट। शीघ्र करो चंद्रगुप्त,
शीघ्र ही धनानंद को तुम्हारी अगली चाल की जानकारी मिल जाएगी। देखो देखो, जो तुमने कहा वो मैंने किया, अब मुझे जाने दो। कदाचित तुम भूल गए पांडु, ये तो मुझे सब कुछ स्मरण है। उस दिन का हर एक क्षण मेरी स्मृति में अंकित है जब तुम्हारे कारण मेरे मित्र धूमकेतु की हत्या हुई थी। मैंने कुछ ही क्षणों पूर्व उस दास को, वही चंद्रगुप्त का मित्र, उसे धोबी घाट की ओर जाते हुए देखा था। धूम को मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा, इसी उस तरह से मिलेगा, किंतु उसे दंड मैं नहीं दूंगा, उसे दंड तुम दोगे चंद्रगुप्त। आज मैं धूम के रक्त की प्रत्येक बूंद का प्रतिकार लूंगा। इसी धन की लालसा है ना तुम्हें? जब से तुम धनानंद के कोषाध्यक्ष बने हो, जब से तुम और धनानंद मगध के प्रजा की खून पसीने की कमाई को लूट रहे हो कर के नाम पर, तुमने असहाय, निर्बल और दरिद्र लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारे लोभ के कारण आज शास्त्र लोग बेघर हुए, किंतु आज से ऐसा नहीं होगा। आज तुम्हारे पापों का अंत होगा पांडु। आज तुम्हारी यही लालसा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। चारों दिशाओं में ढूंढो, चंद्रगुप्त और उसके साथी यहीं कहीं होंगे। घेर लो इस स्थान को। मेरी सेना उस तुम्हारे बताए स्थान का निरीक्षण करती रही, किंतु उन्हें वहां ना तो वो चाणक्य मिला और ना ही वो चंद्रगुप्त। आचार्य ने सही कहा था, चंद्रगुप्त के प्रति तुम्हारी घृणा तुम्हें किसी की कही हुई कोई भी बात पर जो चंद्रगुप्त के विरुद्ध हो उस पे विश्वास करा सकती है। तुम इस घृणा में अंधे हो चुके हो धनानंद। अर्थात अब तक ये विषकन्या चंद्रगुप्त के प्रति अपनी निष्ठा का ही निर्वाहन कर रही थी। उसने धनानंद का ध्यान भटकाने के लिए ये सारा खेल खेला। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने सम्राट को गलत जानकारी दी। मैं तुम्हें ज्येष्ठ, कभी तो विवेक से काम लीजिए। इसे हम नहीं लेकर आए, ये स्वयं यहां आई है। चंद्रगुप्त के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का प्रण लिया है इसने, इसलिए ये मृत्यु से भयभीत नहीं होती। हाँ, मुझे मेरी मृत्यु का कोई दुख नहीं होगा। यदि दुख होगा तो केवल इस बात का कि जब तुम्हें आचार्य और चंद्रगुप्त का उपहार प्राप्त होगा तो मैं वहाँ तुम्हारे मुख का भाव देखने के लिए उपस्थित नहीं होंगी। कौन सा उपहार? मगध के सैनिकों, वर्षों तक तुमने धनानंद के आदेश पर इस खान में लोगों को दास बनाकर उनका शोषण किया, किंतु आज इस दासत्व के चक्र को मैं तोड़ दूंगा। देखो इसे, देखो, ये धनानंद का वही भाई है जिसके जीवन में लालसा और धन के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। इसीलिए आज मैं इसे एक उपहार दूंगा, इसे एक स्वर्ण की मृत्यु शैया दूंगा।
चंद्र ने तुम्हारी मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया है धूम। तलवार और एक शासक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समानता होती है। जिस प्रकार एक प्रबल वार के लिए तलवार की मुठ का सशक्त होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक शासक के लिए एक उचित मार्गदर्शक आवश्यक है। कोई ऐसा जो उसका पथ प्रदर्शन कर सके, ताकि शक्ति और सत्ता के मद में चूर होकर वो कुछ अनुचित ना कर बैठे। स्मरण रहे, शक्ति हो या तलवार, यदि अनियंत्रित हुई तो उसे धारण करने वाले के लिए ही घातक सिद्ध हो सकती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी। वर्षों से ये सोने की खान दासत्व, शोषण, बंधन और लालच का जीता जागता उदाहरण बनकर रही है, किंतु आज से ये एक ऐसा स्थान बनेगा जहाँ की मिट्टी जो स्वर्ण उगलती है, हमारी मातृभूमि की स्वर्णिम भविष्य की रचना करेगी। कैसा लगा मेरा और आचार्य का ये उपहार धनानंद? तुम यही सोच रहे होगे कि पांडु के शव को तुम तक पहुंचाने के लिए मैंने ये स्थान ही क्यों चुना, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ स्मरण करवाना चाहता हूँ। वर्षों पूर्व इसी स्वर्ण प्रतिमा के शीश की चोरी के साथ पहली बार हमारे मार्ग टकराए थे। उसी चोरी के लिए तुमने पांडु की उंगली काटी थी, किंतु तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे जन्मदिन के उत्सव के मध्य से तुम्हारी प्रतिमा के इस स्वर्ण शीश को चुराने वाला और कोई नहीं, मैं था। जो घटनाक्रम उस दिन आरंभ हुआ था, उसका एक अध्याय आज पांडु की मृत्यु के साथ संपन्न हुआ है। और आज पांडु के शव को देखकर तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैंने उसकी हत्या कहाँ की और तुम्हें कौन सी नई पराजय प्राप्त हुई है। हाँ धनानंद, वही स्थान जो तुम्हें संसार में सबसे अधिक प्यारा है, तुम्हारी सोने की खान। चंद्रगुप्त! वर्षों से ये सोने की खान दासत्व, शोषण, बंधन और लालच का जीता जागता उदाहरण बनकर रही है, किंतु आज से ये एक ऐसा स्थान बनेगा जहां की मिट्टी जो स्वर्ण उगलती है, हमारी मातृभूमि की स्वर्णिम भविष्य की रचना करेगी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की, राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य की, मौर्य वंश की। क्षमा करें सम्राट, पर ये समाचार सही है। हमारे सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि चंद्रगुप्त और उसकी सेना ने वर्ण खान में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, और तो और इन्होंने वहां पे जाने वाले सभी मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। सम्राट, तुरंत सेना सच कीजिए ज्येष्ठ। मेरे स्वर्ण की खान को अपने अधीन करने का स्वप्न देखने वाले तिलचट्टे की चिता
अब वहीं जलेगी। जी सम्राट। मुझे किसी भी प्रकार से धनानंद को थोड़े समय के लिए रोकना होगा ताकि मैं चंद्रगुप्त को इस आक्रमण के लिए सतर्क कर सकूं। धनानंद, अभी तो ज्येष्ठ पांडु की अंतिम क्रिया भी संपन्न नहीं हुई। ये समय इस प्रकार विचलित होकर निर्णय लेने का नहीं है। तुम्हें तो उनके मेरे ज्येष्ठ पांडु की अंतिम क्रिया अवश्य होगी तारा, किंतु यदि मैंने अभी ऐसा किया तो मेरे हाथ से मेरा साम्राज्य, मेरे लोग, मेरा वर्चस्व सब कुछ चला जाएगा। मैं अपने शत्रुओं की आंख में आंख डालकर ये दिखाना चाहता हूं कि मगध आज भी अपने शत्रुओं की आंखों में आंखें डालकर उन्हें उनका स्थान दिखा सकता है, और यही करने में जा रहा हूं, उस दिल चट्टे को उसका स्थान दिखाने। आज उस कुटिल ब्राह्मण चाणक्य को यह स्वीकार करना ही होगा कि इस धरती पर भारत का कोई अस्तित्व नहीं। यहां सदा से मगध था, मगध है और मगध ही रहेगा। आज मगध का सूर्य उस दिल चट्टे को अपनी ऊष्मा से जलाकर भस्म कर देगा। यदि धनानंद द्वारा भारत की प्रजा पर किए गए प्रत्येक अत्याचार पर भी तुम्हें इतना ही क्रोध आया होता, या तब भी तुमने इतना ही रोष प्रकट किया होता अमात्य राक्षस, तो आज तुम इस कारागार में बंदी नहीं बने होते। तुम्हारा उत्तर हम जान चुके हैं अमात्य राक्षस। अब हमारा प्रत्युत्तर सुनो। तुम यहीं इसी कारागार में बंदी बनकर रहोगे और अपने सम्राट के वर्चस्व को, उसके प्रत्येक स्तंभ को गिरते हुए देखोगे। धनानंद के किए गए अपमान का उत्तर देने के लिए आचार्य ने अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा ली थी कि वो नंद वंश का समूल नाश करेंगे, और अब केवल नंद वंश के 3 ही कुलदीपक जीवित हैं: पांडु, कैरव्रत और स्वयं धनानंद। और शीघ्र ही ये कुलदीपक भी बुझा दिए जाएंगे। जब इन तीनों मशालों में से कोई एक मशाल बुझे तो स्वयं समझ जाना अमात्य राक्षस कि नंदवंश का एक और कुलदीपक चंद्रगुप्त के हाथों काल का ग्रास बन गया है। रुकिए राजकुमारी। इससे पूर्व जब भी मैंने आपसे बात की, आंखें झुकाकर बात की राजकुमारी, परंतु आज आपकी आंखों में आंखें डालकर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप जो भी कर रही हैं और जो भी आपने किया, ऐसा करने से आपको लज्जा नहीं आई?
चंद्रगुप्त जैसे देशद्रोही को मृत्युदंड मिलना योग्य है, परंतु आप जैसे देशद्रोही को मृत्युदंड से भी भीषण दंड मिलना चाहिए। आपके भाई सम्राट धनानंद ने आपके एक मुस्कान के लिए क्या नहीं किया? धरती पाताल आकाश एक कर दी। और उनके प्रेम का ऋण आपने विश्वासघात के साथ चुकाया राजकुमारी। उनके प्रेम के बदले उचित तो यही होता कि आप जन्म लेते ही मर जाती राजकुमारी। कदाचित उनको यह दिन तो नहीं देखना पड़ता, ऐसा अपमान तो नहीं झेलना पड़ता कि आज उनकी बहन उनके साथ नहीं, उनके घोर शत्रु चंद्रगुप्त के साथ खड़ी है अपने भाई सम्राट धनानंद के विरुद्ध। क्यों? आपको क्या लगता है अमात्य, ये दुख, ये विश्वासघात की पीड़ा जो इस समय सम्राट भोग रहे, इस संसार में केवल उन्हीं ने भोगा है? नहीं अमात्य, हाँ, ये अवश्य है कि वो सदैव पीड़ा देने वालों में से थे। नियति के चक्र ने उन्हें इस यातना का अनुभव कराया है। और जहां तक प्रश्न है मेरी निष्ठा का, तो मुझे गर्व है कि मैं सत्य और धर्म के पक्ष में चंद्र के साथ खड़ी हूं। मेरी एक बात स्मरण रखिएगा राजकुमारी, कि यह इतिहास चंद्रगुप्त के प्रति तुम्हारी निष्ठा को लेकर नहीं, अपितु अपने भाई के साथ किए हुए विश्वासघात को लेकर सदैव स्मरण रखेगा। अमात्य राक्षस, यदि निष्ठा और विश्वसनीयता संबंधों पर निर्भर करती तो विभीषण भी श्री राम का नहीं, अपने भाई रावण का साथ देता। शत्रुओं के विरुद्ध खड़े रहने के लिए साहस चाहिए, किंतु उससे अधिक साहस धर्म की राह से भटके अपनों के विरुद्ध खड़े रहने के लिए चाहिए अमात्य। और दुर्धरा ने इस धर्म युद्ध में अपने भाई का नहीं, सत्य और धर्म का साथ देने का निर्णय लिया है। और उनके इस चुनाव को इतिहास सदैव स्मरण रखेगा। चंद्रगुप्त! इससे आगे बोलने से पूर्व यह समझ लीजिए अमात्य राक्षस के जो आपके सामने खड़ी है वो मगध की राजकुमारी नहीं, पीपली वन की महारानी है। इसलिए इनके विरुद्ध मैं कोई अपशब्द नहीं सुन सकता। आपसे विनती है कि आप अपनी मर्यादा में रहिए। बस एक बार ही अमात्य राक्षस यहां से बाहर आ जाए, मैं तुम्हारा समूल नाश कर दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य! आशा करती हूँ चंद्रगुप्त और आचार्य सज्ज होंगे धनानंद के अगले प्रहार के लिए। रुक जाओ तारा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक महत्वपूर्ण कार्य करो। युद्ध पर जाने से पूर्व मेरा प्रेम मगध की रानी मेरी पत्नी मेरा विजय तिलक करे, क्योंकि जब मैं विजयी होकर लौटूंगा तब तुम पुनः इसी प्रकार मेरा तिलक कर सको। ये केवल तुम ही कर सकते हो धनानंद। एक ओर मैं तुम्हें रक्त रंजन रोकने को प्रेरित कर रही हूं और तुम मुझे ही युद्ध पर जाने से पूर्व अपने रक्त का तिलक लगाने को कह रहे हो।
तुम ही तो कहती हो तारा कि युद्ध पर रक्त बहाना चाहिए, तो लो बहा दिया मैंने अपना रक्त। तारा, ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि मुझे मारने के लिए मेरे शत्रु कुछ भी कर जाएंगे। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरे साथ हो या उनके। मेरा साथ देने के लिए मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा, किंतु मैं तुम्हें मुझे रोकने भी नहीं दूंगा। ईश्वर करे इस युद्ध से तुम इस वास्तविकता को समझ जाओ कि महान शासक बनने का मार्ग निर्दोषों के रक्त से नहीं बनता, बल्कि उनकी रक्षा से बनता है, उनके जीवन में समृद्धि लाने से बनता है। एक श्रेष्ठ शासक अपनी प्रजा के रक्त का नहीं, प्रेम का प्यासा होना चाहिए। जब तक यह अमात्य राक्षस जीवित है, मैं सम्राट धनानंद को अकेले युद्ध में नहीं जाने दूंगा। अब यहां से बाहर निकलने के लिए क्या करूं मैं? क्या पानी की आवश्यकता है मुझे, जल की आवश्यकता है मुझे। मेरी खांसी नहीं रुक रही, शीघ्र करो। अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करो अमात्य। ये ताला इन चाबियों से नहीं खुलने वाला, क्योंकि तुम्हारे और दूरधरा के मध्य जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात चंद्र ने इस ताले की चाबी दूरधरा को सौंप दी है। और वैसे भी इस बंदी गृह से मुक्त होने के पश्चात तुम्हारे करने हेतु कुछ शेष बचा ही नहीं है। अब तक तो चंद्र और आचार्य ने अपनी अगली चाल चल दी होगी। आचार्य, मेरे विचार से हमें स्तूल और कुछ सैनिकों को अपने साथ लाना चाहिए था। जो जहां है उसे वहीं होना चाहिए चंद्रगुप्त। इससे पहले कि धनानंद हमारे आक्रमण को विफल करे, हमें गंगा तट पर स्थित उसकी छावनी पर आक्रमण करना होगा। जी आचार्य। सम्राट, अभी सूचना मिली है कि गंगा तट स्थित पर हमारी छावनी की ओर शत्रुओं ने कूच किया। चंद्रगुप्त भी सोने की खान से निकल चुका है सम्राट, और वो भी उसी छावनी की ओर बढ़ रहा है। हमारे लिए सही अवसर है सम्राट कि हम पुनः अपने स्वर्ण की खानों पर अपना आधिपत्य सिद्ध कर सके। आश्चर्य है मुझे कि मेरे सारे भाइयों में केवल आप बचे हैं ज्येष्ठ, और उससे भी अधिक आश्चर्य मुझे इस बात का है कि आप परिस्थिति की गहराई अब भी नहीं समझते। क्यों नहीं समझते आप कि हमारे लिए संकट का विषय वो स्वर्ण की खान नहीं, वो तिलचट्टा चंद्रगुप्त है। वो स्वर्ण की खान मेरी थी
और मेरी ही रहेगी। इस समय मुझे मेरे सबसे बड़े सलाहकार और सहायक महामात्य की कमी अखर रही है। आप जाइए और वो जहां भी हैं उन्हें लेकर आइए, और यदि कोई आपके मार्ग में आया तो उसे हटा देना। एक नाविक अपनी नाव से संबंधित किसी भी समस्या को कभी तुच्छ नहीं समझता। यदि नाव में कोई भी समस्या हो तो तुरंत उसका निदान करता है, क्योंकि वो ये बात भली भांति जानता है कि नाव की यही छोटी सी त्रुटि समुद्र में उतरने के पश्चात उसके डूबने का कारण भी बन सकती है। नाविक का यही गुण हमें अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के संबंध में अपनाना चाहिए। अधिकतर हम भी कोई रोग होने पर उसका उपचार नहीं कराते, और यदि समय पर रोग का उपचार ना किया जाए तो वो न केवल हमारे लिए अपितु हमारे अपनों के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। स्मरण रहे, समय पर सावधानी बाद की ग्लानि से भली। नीतियां मेरी, नियति आपकी। कल सूर्यास्त तक धनानंद इस छावनी को पूर्ण रूप से सज्ज कर देगा। यदि ऐसी बात है तो हम कल रात्रि मगध की धरती पर अपना प्रथम आक्रमण करेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार करने की ओर अपना अगला कदम बढ़ाएंगे। चंद्रगुप्त रुको, हमें अभी इसी समय यहां से चलना होगा। क्यों आचार्य? आचार्य, हमारा पल्ला भारी है और देखिए इस छावनी को हम सरलता से जीत सकते हैं। आचार्य, धनानंद स्वयं चलकर आ रहा, हम उसका अभी अंत कर सकते हैं और मगध सूर्यास्त तक हमारे अधीन होगा। आचार्य चंद्रगुप्त, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा। चलो। परंतु नौकाओं की ओर चलो, चलो चलो, वापस चलो। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। बधाई हो सम्राट, हमने शत्रु को भगा दिया। आपकी उपस्थिति ने ही उनका मनोबल क्षीण कर दिया। शत्रु भयभीत होकर भाग गया। मैं इस विजय को नहीं मानता। मैं अपने शत्रु को भली भांति जानता हूं, वो अपने अंतिम श्वास तक लड़ने वालों में से है, युद्ध भूमि से भाग जाने वालों में से नहीं। मेरे लिए ये अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। लीजिए आचार्य, सभी यहाँ उपस्थित हैं। अब उत्तर दीजिए। आचार्य, जब लक्ष्य हमारी मुट्ठी में था तब आपने हमें युद्ध भूमि से लौटने के लिए क्यों कहा? आचार्य, धनानंद मेरे समक्ष था, मैं उसका अंत कर सकता था। आचार्य चंद्रगुप्त, कभी कभी एक बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटा युद्ध हारना भी पड़ता है। अर्थात ये कि क्या तुम्हें स्मरण है, सिकंदर जैसे महान और शक्तिशाली शासक ने भी झेलम के समक्ष अपने घुटने टेक दिए थे। स्मरण है मुझे आचार्य। आपने मुझे बताया था कि झेलम पर महाराज पुरु और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना ने झेलम पार करने से मना किया था, विरोध किया था। किंतु उससे इसका क्या लेना देना आचार्य? लेना देना है चंद्रगुप्त। मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें अपने इतिहास का ज्ञान है, परंतु सिकंदर की उस महान विशाल शक्तिशाली सेना ने झेलम पार करने से मना क्यों किया था? क्या इसका कारण जानते हो? उत्तर नहीं जानते ना?
उत्तर जानने के लिए इस मानचित्र को ध्यान से देखना होगा। यहां ठीक बीच में है मगध राज्य और इसकी 3 दिशाओं में ये 3 नदियां हैं जो इसे ये सुरक्षा चक्र प्रदान करती हैं। उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा, पश्चिम में सूर्या नदी और यहां दक्षिण में इन पत्थरों द्वारा संरक्षण प्राप्त करता है मगध। एक बार को तुम मगध की उस शक्तिशाली सेना को भूल भी जाओ तो भी इन 3 नदियों द्वारा दिए गए सुरक्षा चक्र के कारण मगध की वही शक्तिशाली सेना किसी भी शत्रु आक्रमणकारी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। सिकंदर और उसके सेना अधिकारी ये बात भलीभांति जानते थे कि झेलम नदी को पार करने से कहीं अधिक कठिन होगा गंगा नदी को पार करना, क्योंकि मगध तक पहुंचने के लिए गंगा नदी को भी पार करना पड़ेगा। यदि आज हम ये छोटा सा युद्ध जीत भी जाते तो भी बड़े युद्ध में हमारी पराजय निश्चित थी। हम युद्ध करने से पूर्व ही उसमें पराजित हो चुके होते और हमारी पराजय के साथ ही असंख्य निर्दोष सैनिक भी मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। हाँ, ये सत्य है। आज तक किसी ने मगध पर आक्रमण करने की सोची भी नहीं। किंतु आचार्य, आप तो ये सब जानते थे ना, फिर आपने गंगा के तट के छावनी पर आक्रमण क्यों किया? दुर्धरा, मैं आचार्य की कूटनीति समझ गया हूं। ये युद्ध हमने केवल एक भ्रम उत्पन्न करने के लिए किया है। अब जब धनानंद ने यह देख लिया है कि उसकी प्रमुख छावनी हमारे निशाने पर है, तो अब वो उसकी छावनी को और सशक्त बनाने में जुट जाएगा और अपने सभी प्रमुख संसाधनों को गंगा तक की छावनी पर लगा देगा। एकदम उचित कहा तुमने चंद्रगुप्त। आज के इस आक्रमण ने धनानंद के मस्तिष्क में भय, संशय की भावना को और अधिक प्रबल कर दिया होगा। अब धनानंद वहां हर प्रहर के लिए सुरक्षा चक्र का निर्माण करवाएगा। उसका सारा ध्यान इसी छावनी को और सशक्त करने में लग जाएगा और अब वो वहां पहरे की मीनारें, सैनिकों के लिए शिविर, चिकित्सा घर और शस्त्रागार खड़े करेगा। इसका अर्थ यह है कि हम शीघ्र ही उस छावनी पे आक्रमण करेंगे और उसे अपने अधीन कर लेंगे। हाँ स्थूल, और इस प्रकार हम कम क्षति, परिश्रम और संसाधनों के साथ धनानंद की सैन्य शक्ति को विभाजित कर उसके बल को क्षीण कर देंगे। उचित कहा तुमने चंद्रगुप्त। यदि मेरा अनुमान सही है तो कल सूर्यास्त तक धनानंद इस छावनी को पूर्ण रूप से सज्ज कर देगा। उचित है आचार्य। यदि ऐसी बात है तो हम कल रात्रि ही मगध की धरती पर अपना प्रथम आक्रमण करेंगे। और अखंड भारत के सपने को साकार करने की ओर अपना अगला कदम बढ़ाएंगे। जानता हूं कि तुम सोच रही होगी कि मैं रात भर अपने कक्ष में बैठकर इन पत्थरों से स्वर्ण क्यों निकाल रहा हूं, जबकि मेरे परम शत्रु वो चाणक्य और चंद्रगुप्त मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे होंगे, है ना? कुछ आदतें होती हैं तारा जो कभी नहीं जाती, और ये तो वो आदत है जो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता, क्योंकि ये आदत मेरी प्यारी बहन दुर्धरा से जुड़ी है। आपके भाई सम्राट धनानंद ने आपकी एक मुस्कान के लिए क्या नहीं किया? धरती पाताल आकाश एक कर दी, और उनके प्रेम का ऋण आपने विश्वासघात के साथ चुकाया राजकुमार। अब भी अमात्य की बात के विषय में सोच रही हूँ। चंद्र, मुझे गलत मत समझना।
धर्म युद्ध में मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी पत्नी बनने का मुझे कोई दुख नहीं, किंतु एक बात है जो मुझे निरंतर व्यथित करती रहती है। मेरे भाई अपने जीवन में चाहे कैसे भी हो, किंतु मेरे प्रति उनका प्रेम सदैव परिशुद्ध और अथाह रहा, इतना अथाह कि मुझे उनका सत्य ज्ञात होने पर, मेरे उनसे सारे संबंध तोड़ने पर भी उन्होंने हमारी वार्षिक परंपरा का पालन किया। कौन सी परंपरा? हर रक्षाबंधन पर मैं और मेरी बहन ये परंपरा निभाते हैं। तारा, तुम तो दुर्धरा को भली भांति जानती हो। उसे दुर्लभ वस्तुएं कितनी प्रिय हैं। ऐसे ही एक रक्षाबंधन के दिन उसने मुझसे मेरे हाथ से निर्मित आभूषण की मांग की। और उस वर्ष भाई स्वयं अपनी सोने की खान पर गए, जहां उन्होंने एक विशाल पत्थर चुना। कई दिन तक भाई उससे स्वर्ण निकालते रहे और अपने हाथों से निकाले स्वर्ण से उन्होंने मेरे लिए आभूषण बनाया। और उस वर्ष से प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन पर यह हमारी एक विशेष परंपरा बन गई। प्रतिवर्ष दुर्धरा और मुझे रक्षाबंधन की प्रतीक्षा रहती। दुर्धरा अपना मन वांछित आभूषण का चित्र बनाती और मैं अपने हाथों से स्वर्ण निकालकर उसके लिए वही आभूषण बनाता। देखो ना तारा, दुर्धरा और मेरा संबंध कब का टूट चुका है, किंतु ये आदत है कि छूटे ही नहीं। स्वयं को कष्ट क्यों दे रहे हो धनानंद? ये सब करके तुम्हें क्या प्राप्त होता है? तुम देखना, एक दिन मेरी बहन मेरे पास अवश्य लौटेगी और फिर मैं उसे वो सारे आभूषण दूंगा जो वर्षों से मैं उसे नहीं दे पाया। उस दिलचट्टे ने भले ही मुझसे मेरी सोने की खान छीन ली, मेरी बहन मुझसे छीन ली, किंतु मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं वो सब पुनः प्राप्त कर लूंगा जो उसने मुझसे छीना है। अब पंडित, मुझसे झूठ मत बोलो। अमात्या यहाँ कई दिनों पहले ही आ गए थे और तुम मुझसे कह रहे हो कि वो यहाँ आए नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ना तो यहाँ अमात्या आए और ना तो महारानी तारनी की माँ के लिए महामृत्युंजय यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। अब बोल रहा है पंडित? हाँ कैव्रत जी, किंतु मुझे एक बात का पता है। कौन सी बात? यही कि इस मंदिर से कुछ दूरी पर मगध सैनिकों के शव मिले थे। वो काम चंद्रगुप्त का था। उसने सैनिकों को मारकर अमात्य को बंदी बना लिया और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि चंद्रगुप्त ये सब इसलिए कर पाया क्योंकि महारानी तारनी ने उसकी मदद की थी। मुझे तुरंत यह जानकारी सम्राट तक पहुंचानी होगी। यदि तारिणी सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है तो ये बात मुझे सम्राट को तुरंत बतानी होगी। नहीं, मुझे आवेग से नहीं विवेक से काम लेना चाहिए। यदि बिना किसी प्रमाण के मैंने तारिणी पर इतना बड़ा आरोप लगाया तो सम्राट मुझे ही मृत्यु दंड दे देंगे और तारिणी के इस विश्वासघात का प्रमाण तो स्वयं अमात्या ही देंगे। बस किसी प्रकार मैं अमात्या को चंद्रगुप्त के पंजे से छुड़वा लूं। मेरी बात सुनो दुर्धरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में धनानंद के लिए आज भी अथाह प्रेम है, किंतु अंतर केवल इतना है दुर्धरा कि धनानंद के लिए प्रेम एक बंधन है,
जहां वो चाहता है कि जो उससे प्रेम करता हो वो उसके अनुसार ही रहे। किंतु तुम ऐसे भाई के प्रेम के योग्य नहीं हो दुर्धरा। जानती हो, तुम्हें इससे कहीं अधिक प्रेम करने वाला और प्यारा भाई चाहिए। चंद्र, तुम्हारा इतना साहस कि तुमने मेरी बहन दुर्धरा को रुलाया, वो भी रक्षाबंधन के पर्व पर। स्थूल, भला मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे केवल एक संकेत दो, मैं अभी चंद्र को सीधा कर दूंगा। स्थूल भद्र जी, मेरी मंशा आपकी बहन को दुखी करने की नहीं थी। किंतु तुम सत्य कह रहे हो या? चलो, अंततः मेरी प्यारी बहन के मुख पे एक सुंदर सी मुस्कान आ गई। चलो चलो महारानी, शीघ्र करो, मुझे शीघ्र ये राखी बांध दो। इस मिठाई को रसोई से यहाँ तक लाते वक्त कम से कम 33 बार मेरा मन मचला होगा। आज तुम्हारा भाई तुम्हें ये वचन देता है कि अपनी अंतिम श्वासों तक मैं तुम्हारी हर क्षण रक्षा करूंगा। तुम पर आने वाले प्रत्येक संकट को मुझसे स्थूल भद्र से टकराना पड़ेगा। और मैं भी वचन देती हूँ कि मैं कभी अपने भाई को दुखी नहीं होने दूंगी और सदैव उसकी इस मीठी मुस्कान को बनाए रखने का प्रयास करूंगी। ये देखो तारा, मेरी बहन को ये उपहार अवश्य पसंद आएगा, है ना? सच धनानंद, तुम्हारा ये व्यवहार मेरी समझ के परे है। कल तक तुम चंद्रगुप्त के लहू के प्यासे थे और आज तुम अपने शत्रु के षड्यंत्र से निश्चिल यहाँ दुर्धरा के लिए अपने हाथों से आभूषण बना रहे हो। सच, तुम इतनी चिंता करती हो तारा। उस चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रबंध तो मैं पहले ही कर चुका हूं। प्रबंध कर लिया? इसका क्या तात्पर्य है? शत्रु का शत्रु मित्र होता है। एक सप्ताह के भीतर उस तिलचट्टे का शत्रु अर्थात मेरा मित्र अपना प्रतिकार लेने आ रहा है और फिर हम दोनों मिलकर उस तिलचट्टे को परास्त कर देंगे। चंद्रगुप्त से प्रतिकार? कहीं धनानंद का यह नया मित्र सुलूकस तो नहीं? यदि ऐसी बात है तो मुझे चंद्रगुप्त को तुरंत सावधान करना होगा। प्रतीत होता है कि ये युद्ध अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। तारिणी के संदेश से ये तो समझ आ गया है कि धनानंद की अगली योजना क्या होगी, किंतु मगध पर अंतिम आक्रमण करने से पूर्व हमें कुछ तथ्य स्पष्ट रूप से सुनिश्चित करने होंगे कि क्या वास्तव में धनानंद और सेल्यूकस एक हो गए और सेल्यूकस एक सप्ताह के भीतर भारत आ रहा है। किंतु हम ये सब सुनिश्चित करेंगे कैसे? तारिणी के कथन के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विश्वसनीय सूत्र भी तो नहीं है। पौरव नरेश महाराज मलय केतु ने स्वयं इस तथ्य की पुष्टि की है दुर्धरा।
स्थूलभद्र भी कुछ ही समय में प्रमाण लेकर आ रहा होगा। ये तो यवन सैनिकों के शव हैं। हाँ, स्वयं महाराज मलय केतु ने यह बताया कि इन यवन सैनिकों को पौरव सेना ने हिंदुकुश घाटी में मार गिराया। कदाचित ये यवन सैनिक हिंदुकुश घाटी से भारत भूमि में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे होंगे। महाराज मलय केतु ने यह भी बताया है कि उनके गुप्तचरों ने सूचना दी है कि हिंदुकुश घाटी के उत्तरी छोर पर यवन सेना की गतिविधियां बढ़ गई। अर्थात धनानंद और सेल्यूकस ने संधि कर ली, बस इसीलिए वो भारत की ओर बढ़ रहा है। और अब तक तो उन्होंने एक विशाल सेना सज भी कर दी होगी। आचार्य, मेरे विचार से समय आ गया है कि इससे पहले भारत के दो शत्रु सेल्यूकस और धनानंद एक हो, हमें मगध की धरती पर अपना अंतिम आक्रमण कर धनानंद को उसके सिंहासन से विमुख करना ही होगा। चंद्रगुप्त, हमें जो भी करना है शीघ्र करना होगा, क्योंकि ये समाचार अब शीघ्र ही धनानंद तक भी पहुंचेगा। और ये समाचार पहुंचते ही वो अमात्य राक्षस को अवश्य बुलाएगा, और तब उसे पता चल जाएगा कि अमात्य राक्षस हमारे पास बंदी है। हाँ आचार्य, अमात्य के लुप्त होने की जानकारी धनानंद तक पहुंचे, उससे पूर्व तारिणी को महल से निकालना होगा। एक देश महान बनता है उसके लोगों से, परंतु प्रायः वही लोग अपने देश और उसकी स्वतंत्रता का आकलन कम करने लगते हैं। स्मरण रहे, यह स्वतंत्रता आपकी धरोहर नहीं, ना ही आपकी पैतृक संपत्ति है। यह तो उस अमूल्य पूंजी के समान है जिसे सहस्त्रों लोगों के अथक प्रयास, बलिदान और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा के कारण हमने प्राप्त किया है। इसलिए सदैव अपने देश के प्रति कृतज्ञ और निष्ठावान रहें, क्योंकि देश है तो हम हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये विषकन्याएं कहाँ रह गई? रुको! कौन है जो मेरी दासियों को महल में आने से रोक रहा है? आने दो इन्हें।